हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट रहेंगे। तो इसमें मैं आपको जो टॉपिक है उसका लगभग समरी बताऊंगा और ये कैसे एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहेगा प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए। प्लस मेंस में जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 से ये कैसे लिंक्ड है। ओके, तो ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी आपको क्या है अच्छा आइडिया लग जाता है कि कैसे पढ़ना होता है, पढ़ने का राइट अप्रोच क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग डेथ सेंटेंस के बारे में। तो हाल ही में देखा गया कि आपके दो सेपरेट कन्विक्शन थे, टू सेपरेट मर्डर कन्विक्शन, जिनमें क्या किया गया, आपके सेपरेट जजमेंट या फिर डिफरेंट जजमेंट सुनाए गए। तो अभी इसमें क्या आ गया, ये मुद्दा उठ के आया कि जो आपका जुडिशियल सब्जेक्टिविटी है, स्पेशली जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्राइन को लेके, कि कौन से केसेस में आपका डेथ पेनल्टी दिया जाएगा, जुडिशरी डेथ पेनल्टी को कैसे डिसाइड करेगी, इसके रिगार्डिंग आपके कौन कौन से पास्ट जजमेंट्स हैं और इसमें कौन से लेक्यूनस है और ये लेक्यूनस कैसे सब्जेक्टिविटी को दर्शा रहा है। क्योंकि सब्जेक्टिव जब क्रिमिनल को पनिशमेंट दिया जाता है और उसमें अगर आपका जुडिशरी में सब्जेक्टिविज्म रहेगा तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। तो अभी इन फ्यूचर क्या है, ये डेथ पेनल्टी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट है, बच्चन सिंह जजमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपका मुच्चा सिंह जजमेंट है, उसके बारे में अब पूछा, मतलब जजमेंट के बारे में पूछा नहीं जाएगा, इन जनरल पूछा जाएगा। तो ये जजमेंट्स आपको सब्सटेंशिएट करने होंगे और इसी के साथ आपको आर्टिकल 14 के साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स के साथ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। फिर डेथ पेनल्टी कितना दूर एथिकल है, कितना ये एक्सेप्टेबल है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपके हमारे जो एंशियंट फिलोसॉफी है, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म अहिंसा के बारे में कहता है। ओके, जब हम लोग जीव दे नहीं सकते हैं तो एक जीव को कैसे हत्या मर्डर कर सकते हैं या उसकी हत्या कर सकते हैं, तो उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके जीएस पेपर 4 में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है कि क्या डेथ पेनल्टी सोसाइटी में जो क्राइम है उसको कम कर सकता है। फिर आपका जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, दिल्ली सल्तनत जब था, मुगल सल्तनत जब था तो कैसा पनिशमेंट का सिस्टम था। फिर ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने कैसे आपका पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज किया, आईपीसी लाया, सीआरपीसी लेके आए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने रिसेंटली जो बीएनएस लाया, भारतीय न्याय संहिता, जिसने आपका आईपीसी को रिप्लेस किया। तो ये सभी चीज़ें क्या है, संजो के देखना है आपको। ओके, तो इसमें अभी आपका जीएस पेपर 1 मैंने बता दिया, जीएस पेपर 2 के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जीएस पेपर 4 के लिहाज से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 से खास जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि ओरिजिन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन कैसे आया डेथ पेनल्टी के केसेस में इन इंडिया। ओके, तो इसका जो पहला ओरिजिन था वो आपका था 1970s में जजमेंट आया था, तब इसका ओरिजिन हुआ था और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था आपका इन 1980s बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में। तो ये 72 वाला केस है। ओके, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में। तो ये आपका इसमें एक कॉमन क्या है, अब जगमोहन सिंह 72, बच्चन सिंह, फिर आपका मस्सी सिंह। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा और ये ध्यान में कैसे रहेगा, आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना होगा। ओके, तो पिटिशनर ने क्या आर्ग्यू किया था,
कि आपका डेथ सेंटेंस वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 21 को। तो इसका वायलेशन कैसे रोका जाए? ओके, कब डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है? तो इसके रिगार्डिंग आपके क्या किए गए, बच्चन सिंह मस्सी सिंह केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो डॉक्ट्राइन है उसको डिफाइन किया गया कि मैनर ऑफ कमिटिंग द मर्डर, कैसे, कितना ब्रूटल है मर्डर, कितना शॉकिंग मैनर में किया गया है। तो उस हिसाब से क्या किया जाएगा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन इस्तेमाल करके डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है या फिर डेथ पेनल्टी लगाई जा सकती है। मोटिव ऑफ मर्डर क्या है, तो ये सभी चीज़ों को, ये जो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं, ये पॉइंट आपका जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि इसमें भी सब्जेक्टिविज्म आ जाता है। ये जो क्राइटेरिया रखे गए हैं इसमें भी आपके क्या है, डिफरेंट जो जुडिशरी के डिफरेंट जो जजेस हैं उनमें क्या है आपका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इसका दिया देखा जाता है। तो इसी रिगार्डिंग क्या है, ये पूरा चर्चा आया है। तो आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो जीएस पेपर 1 में, फिर जीएस पेपर 2 में, एंड देन जीएस पेपर 4 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें ग्लोबल कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि कंट्री, फिर उसमें स्टेटस ऑफ डेथ पेनल्टी कैसा है, फ्रीक्वेंसी कितना है एग्जीक्यूशन का, और लीगल बेसिस एंड ट्रेंड क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो डेवलप्ड नेशन है, ओके, स्पेशली आप इसमें अगर देखें तो आपका यूनाइटेड किंगडम ने एबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को 1998 में, और हमारे देश में क्या है, इसका रेयर एग्जीक्यूशन हो रहा है। लास्ट आपका एग्जीक्यूशन 2020 में ही हुआ था, और यूनाइटेड स्टेट्स में डिक्लाइनिंग स्टेज में है, कम हो रहा है। चाइना में बहुत ज़्यादा है, ईरान में भी ज़्यादा है, सऊदी अरेबिया में ज़्यादा है, यूरोपियन यूनियन में भी एबॉलिश कर दिया गया है अंडर ईयू लॉ। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस इसका लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आप एक बार अपने ओर से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है इंडिया कतर एलिवेट्स टाइज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो अभी जैसे हम लास्ट जो भी डिस्कशन है उसमें हमने इंडिया यूएस का देखा था आपका पार्टनरशिप, इससे पहले हमने इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया फ्रांस, तो अभी इंडिया कतर के बारे में डिस्कशन आया है। तो अगेन क्या है, इंडिया कतर, ये स्पेशली आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अभी क्या है, आप देखिए एग्जाम में हमको पता रहता है कि दो देशों के बीच में रिलेशन पूछे जाते हैं आईआर में, और पूछे जाएंगे ही, एक दो क्वेश्चन बनेगा ही आपके जीएस पेपर 2 में। तो हमें जब भी रिलेशन पूछे जाते हैं तो उसका कुछ टेम्पलेट हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर में हम कोऑपरेशन कर सकते हैं, और वो टेम्पलेट आपके या फिर सेक्टर्स आपके अगर ध्यान में रहेंगे तो आप आंसर, आपको अच्छी तरह से नहीं भी आता होगा तो आप उसको बना सकते हैं। तो अभी इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया फ्रांस, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया कतर, तो कैसे कौन से एस्पेक्ट है जिसमें रिलेशन वो बना सकते हैं या बायलैटरल या ट्रीटी कर सकते हैं, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, डायस्पोरा में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कल्चरल एंड रिलीजियस लिंक। तो ये क्या है, आपके डायमेंशंस है। तो इन डायमेंशंस में आपको क्या करना है, देश के रिलेशन को देखना है, और उसी के साथ थोड़ा सा डेटा भी आपको याद रखना है। ये सभी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, ये टेम्पलेट्स को आपको ध्यान रखने हैं। ये सभी टेम्पलेट आप एनर्जी सिक्योरिटी में क्या पार्टनरशिप है विथ यूएसए, ये भी आप देख सकते हैं। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यूएसए के साथ कैसा है, इंडोनेशिया के साथ कैसा है, तो ये टेम्पलेट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तब क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग बहुत ईजी हो जाएगा, और साथ में 2-4 डेटा भी आप अगर मेंशन कर सकते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अभी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया कतर रिलेशन भी हमने दिखाया है। तो अभी आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमें लगता है कि हम आईआर नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पास्ट इवेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन पास्ट इवेंट में भी क्या है, दो देशों के बीच रिश्ता है, आपके ट्रांजैक्शंस है। तो इससे क्या है, पास्ट में हिस्ट्री में भी हम आईआर पढ़ सकते हैं।
तो हिस्ट्री में भी हमें देखना होगा कि दो देशों के बीच में पास्ट में, एंशियंट समय में हो, मेडिएवल समय में हो या मॉडर्न समय में हो, रिलेशन कैसा है। क्योंकि एक देश का दूसरे देश से रिश्ता सिर्फ आज के डेट में ही नहीं जुड़ा है, पास्ट में भी रिलेशंस देखे गए हैं। तो अभी हमारा मिडिल ईस्ट के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही रिलेशन था, ट्रेड रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, ट्रांजैक्शंस होती थी ट्रेड के रिगार्डिंग, कल्चर के रिगार्डिंग। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी होंगी। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी इसके आगे जो भी चीज़ें हैं सब इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, ओके, इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, हमने और भी चीज़ें इसमें समराइज की है। ओके, तो आपका जैसे दो देशों के बीच में क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो वो जो भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट है उनको आपका प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ट्रेड कैसा एग्रीमेंट है हुआ है उसके ऊपर बेस करके, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन। ओके, तो ये सभी चीज़ें, कॉमन मार्केट, यूरोपियन यूनियन, ये सभी चीज़ें क्या है, आपकी बेसिक लर्निंग है। तो ये बेसिक चीज़ें भी क्या की है, हमने इसमें संजो के रखी है। ओके, इसमें मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रिपरेशन है आप लोगों के लिए, जो भी हम ये चीज़ें तैयार करते हैं, हमारी टीम जो बनाती है, इसमें हम पूरा ध्यान रखते हैं कि एग्ज़ाम का कोई भी एस्पेक्ट ना छूटे। आप देख सकते हैं बहुत कम्प्रिहेंसिव है, 114 पेजेस इसमें है। तो 114 पेजेस इसीलिए बने हैं क्योंकि आपको इसमें सारा डायमेंशन दिया गया है। प्री मेंस इंटरव्यू, फाउंडेशनल जो नॉलेज है वो भी दिया गया है, एज वेल एज जो करंट हैपनिंग है वो भी दिया गया है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से लिंक कर पाए और आपका जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड हो, हॉलिस्टिक हो, ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हो जाती है। कभी क्या है, आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, ओके, कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच क्या डिफरेंस है, कस्टम यूनियन क्या होता है, कॉमन मार्केट क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है, और इसमें कौन कौन से आपके सहूलियत रहती है या नहीं रहती है। तो ये भी टेबल के आकार में ये सारी चीज़ें इसमें पास में इसके प्रीवियस पेजेस में सारी चीज़ें दिए गई है, और इन्हीं को क्या किया है, आप ये पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूजन ना होने के लिए ये टेबल के आकार में दे दिया गया है। आप ये पूरा समझ के ये इजीली इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो रिसेंटली रशिया और यूएस के जो आपके रशिया का डिफेंस मिनिस्टर, रशिया का फॉरेन मिनिस्टर और यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इनके बीच वेस्ट एशिया में डिस्कशन हुआ है कि कैसे जो रशिया यूक्रेन का मुद्दा है उसको कैसे पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाए। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बायलैटरल टॉक है, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है यूक्रेन, वो छूट गई है। तो अभी इसमें क्या है कि ये जो भी डिस्कशन है इसमें आपका दो पार्टी छूट गया है, एक तो यूक्रेन एज वेल एज यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं। तो अभी ये जो भी डिस्कशन है, नो डाउट एक होपफुल डिस्कशन है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इन फ्यूचर क्या है, आप इससे एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेके एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं, और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। अभी यूएस और रशिया का रिलेशन बेहतर बन रहा है, इससे इंडिया के लिए क्या है, एक अच्छा हमारे लिए मैसेज है कि हम अपना जो रशिया और यूएसए का एंगल की वजह से हम रशिया से बेहतर तरीके से जुड़ नहीं पाते थे। ओके, या फिर हमें बहुत सारी सैंक्शंस की दिक्कतें आती थी अमेरिका के ओर से, वो अभी क्या हो गया, ईज हो गया है, और अमेरिका का फोकस अभी चाइना के ऊपर रहेगा। चाइना के साथ जो हॉस्टैलिटी है ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, वो बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या है, हमको अभी हमारा जो आपका आईआर है, वो हमें इंटरनेशनल रिलेशन है उसको बहुत ही ध्यान से स्मार्टली मेंटेन करना होगा। तो इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये जो भी इवेंट है इसमें बता दिया गया है, और ये आपका कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके पहले भी डिस्कस किया था, तो उसी का ये वैल्यू एडिशन है। और हमने ये भी देखा था कि जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने रिजेक्ट किया था कि कोई भी डील, जो फाइनल डील होगा विदाउट यूक्रेन, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी अब ये क्या है, जो फाइनल पीस डील होने वाला है, जो होगा फ्यूचर में, उसमें अड़चने आएंगी क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसमें नहीं है।
ओके, और नेटो का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया गया है। तो अभी यूरोप का सिक्योरिटी कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा यूरोप का इंटरेस्ट को, तो उस रिगार्डिंग भी क्या है हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। और इसमें जो आपका स्पेशली जो सैटर्न है, सैटर्न के जो रिंग है, ये आपके पास्ट के जो स्टडीज थे उसमें बताए गए थे कि 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत नया है 4.5 बिलियन ईयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन अभी इसमें नई स्टडीज देखी जा रही है कि ये 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड नहीं, बल्कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहती है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो फाउंडेशनल लर्निंग है वो हम जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में सीखते हैं। तो अभी इसमें जो भी नए डेवलपमेंट्स है, ओके, जो भी टाइमलाइंस है वो हमें कभी क्या है प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो जो भी सोलर सिस्टम है 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स के अपने जो आपके सैटेलाइट्स है उनके बारे में, ओके, सैटर्न में जो रिंग है इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होगा। ओके, बाकी आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसको पढ़ना है, बस समझना है कि सोलर सिस्टम है कितना पुराना है, इसमें जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट है वो कैसे ऑर्बिट करते हैं, उनका कौन से आपके सैटेलाइट है, सैटेलाइट्स के नाम क्या है, वो जानना ज़रूरी रहता है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाकी जो भी डेवलपमेंट्स है कि कैसे आपके नासा, फिर आपका फ्रांस, ओके, या फिर इंडिया कैसे स्पेस रिलेटेड चीज़ों में डेवलपमेंट कर रही है, डिफरेंट कौन से आपके प्रोब या मिशन भेज रही है, वो सब चीज़ें पूछी जा सकती है। और मेंस में क्या है आपके जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक में कैसे देश कोलैबोरेट कर रहे हैं, फिर कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेस के सेक्टर में कौन कौन सी अचीवमेंट्स हमारी रही है और पूरी देश की रही पूरे विश्व की रही है, वो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है ताकि हम आंसर में लिख पाए। जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अबाउट अंबेडकर जी। तो अंबेडकर जी के बारे में अंडरस्टैंड करना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में जीएस पेपर 1, 2 एंड जीएस पेपर 4 एथिक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अंबेडकर साहब का जो थॉट था, उनकी जो भी कंट्रीब्यूशंस थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेके, फिर सोशल रिफॉर्म को लेके, वो सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इनके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अंबेडकर जी एक बहुत ही बड़े फिगर है, तो इनके बारे में, इनके जो भी आइडियाज़ है, थॉट्स है, ये चीज़ें हमें एग्ज़ाम में आपके आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेंगी। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो कैसे बुद्धिज़्म को अंबेडकर जी ने सपोर्ट किया था, कैसे एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के बारे में कहा था। ओके, तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। कैसे आपके जो भी पिछड़े हुए कास्ट थे उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उन्होंने लिया था, ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। ओके, फिर ज्योतिबा फूले जी का इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ज्योतिबा फूले जी भी एक टॉल लीडर है। ओके, एससी जो शेड्यूल कास्ट है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया था उन्होंने, कैसे सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आए थे। ओके, तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। उसी के साथ सावित्रीबाई फूले जी जो ज्योतिबा फूले जी की वाइफ है, तो इनका कंट्रीब्यूशन भी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हमको जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग अर्थक्वेक। तो कल भी एक अर्थक्वेक के बारे में हमने आर्टिकल देखा था, आज एक फिर से आर्टिकल आया है। तो अभी आपको लगेगा कि हम क्यों दोबारा इसको शामिल कर रहे हैं, ताकि आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिले और आपकी चीज़ें जो है वो वैल्यू एडिशन होती रहे और रिवीजन होती रहे। सबसे बड़ी चीज़ तो है रिवीजन होती रहे और पर्सपेक्टिव नया आपका डेवलप होता रहे, ताकि आप एग्जाम में ईजिली कोई भी चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो अभी अर्थक्वेक के बारे में हम ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में पढ़ते हैं कि कैसे आपका पेंजिया था, एक लैंडमास था, फिर कैसे उसके 2 टुकड़े हो गए। तो 2 टुकड़े क्यों हुए? बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। फर्दर 2 टुकड़े के क्या हुए आपके, गोंडवाना लैंडमास था और यूरेशियन था। तो लॉरेशिया और गोंडवाना, तो लॉरेशिया और गोंडवाना कैसे फर्दर टुकड़े होके आपके 7 कंटिनेंट में डिवाइड हो गए।
और ये 7 कंटिनेंट आज क्या है, प्लेट के ऊपर खड़ी है। तो ये जब भी प्लेट मूव करती है तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। तो कौन कौन से प्लेट बाउंड्रीज है इंडिया के लिए, कौन से वल्नरेबिलिटीज है, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहा है। इसी के लिए हमारे देश में स्पेशली जो हिमालयन रीजन है उसका जो अर्थक्वेक आपका इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी रिसेंटली आपका 17 फेब मुझे जितना याद है दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, तो उसी रिगार्डिंग क्या है, अभी सभी चीज़ें आपकी इसमें रिवीजन हो जाएंगी। सॉरी। तो पहला तो आपको ज़रूरी होता है अर्थक्वेक के बारे में समझना कि अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स काम करते हैं, कैसे जो टेक्टोनिक प्लेट है वो डिवाइडेड है, फिर इसके कोलिजन की वजह से ओके इसके आपके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की वजह से क्या जियोग्राफिकल फिनोमेना देखने को मिलते हैं, फिर ये कैसे डिज़ास्टर को क्रिएट करता है और डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट कैसे लॉ लेके आती है। ओके ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, कल जो हमने देखा था वही चीज़ें इसमें दी गई है। नेक्स्ट है द डेंजर ऑफ डिजिटल सेंसर। जस्ट अ मिनट। ओके तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग द डेंजर ऑफ अ डिजिटल सेंसर बोर्ड। तो अभी ये रिसेंटली जो आपका इंडियाज गॉट लैटेंट के रिगार्डिंग ओके कुछ रायना और रणवीर अलाहाबादिया को लेके आपका बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है। ओके और मल्टीपल एफआईआर भी किए गए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार दी है। तो अभी ये क्या हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा या जो भी एफआईआर हुई उससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे रेलेवेंट हो जाता है। ओके नंबर 1 हमारा राइट क्या है कि अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका अनलिमिटेड है या फिर इसमें कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। ओके क्योंकि हमारा जो भी राइट्स है उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है और हमारे जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें हमें क्या करना है, इनको बहुत ही मोरालिटी के साथ यूज़ करना है ताकि ये पब्लिक ऑर्डर को वॉयलेट ना करे। ओके ये आपका फिर हेटरेड इंसाइट ना करे, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो अभी ये जो भी मुद्दा है इसमें अगर आप डिजिटल जो सेंसर बोर्ड के बारे में कहा जा रहा है, जैसे फिल्म को सेंसर करने के लिए फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है वो सेंसर लगाती है या फिर सर्टिफाई करती है कि ये दिखाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अभी इसमें डेंजर ऑफ डिजिटल सेंसर बोर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि जब सेंसर बोर्ड आपका जो डिजिटल कंटेंट है उसमें अगर ज़्यादा सेंसर लगाएंगी ओके तो क्या होगा, आपका लोगों का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होगा। क्योंकि एक आपका आइसोलेटेड इंसिडेंट की वजह से हम क्या नहीं कर सकते हैं, पूरे डिजिटल कंटेंट को सेंसर में नहीं डाल सकते हैं। सेंसर ठीक है आपके उसको देखा जाना ठीक है कि आपका कोई बोर्ड है वो बोर्ड क्या कर रही है, सभी कंटेंट को आपका मॉनिटर कर रही है, लेकिन हर कंटेंट में आपका सेंसर लगा देना ये अपने आप में क्या होगा, वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। ओके और इसमें आज एक और आर्टिकल आया है इसके पीछे कि लीगैलिटी और जो मोरालिटी होता है वो दोनों चीज़ें अलग होती है। ओके कि आप कोई बात ऐसा बोल रहे हैं जो क्या है इमोरल है लेकिन वो इलीगल नहीं हो सकता है। ओके उसको इलीगल करार नहीं दिया जा सकता है। तो हमें लीगैलिटी और मोरालिटी को क्या है अलग तरीके से देखना है कि हर इमोरल चीज़ इलीगल नहीं होती है। जैसे एडल्ट्री ओके ये इमोरल है, ये एक सोशल इमोरलिटी है लेकिन ये इलीगल नहीं है। तो अभी क्या है आपके इससे अगर ज़्यादा सेंसर लगाया जाएगा चीज़ों में या फिर इसको कर्व किया जाएगा तो लोगों का राइट्स वायलेट होगा। तो इस मौके पे अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, फ़ायदा नहीं उठाना है कि हर कंटेंट में सेंसर नहीं लगाना है। तो इसके रिगार्डिंग इन फ्यूचर आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके कि हमारा आईटी एक्ट क्या कहता है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो क्या कहता है, गवर्नमेंट कितने दूर तक चीज़ों को सेंसर कर सकती है। ओके लोगों को कितना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे क्या हम वल्गैरिटी को प्रमोट कर सकते हैं। ओके तो इसमें ये बात भी कहा गया है कि आपका जो चीज़ें इमोरल है लेकिन इलीगल नहीं है तो उसमें क्या करना है आपको, आपके सोशल कंडेमेशन ही बहुत ज़्यादा है, सोशल क्रिटिसिज्म ही बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि अभी जैसे रणवीर अहलावालिया है, उनको अगर सोसाइटी बॉयकॉट करती है, उनको क्रिटिसाइज करती है, तो उनको वैसे ही पनिशमेंट मिल गया है, ओके क्योंकि उनका रेपुटेशन खराब हो चुका है, तो वो बहुत है। लेकिन उनके ऊपर आपके लीगल सैंक्शन लगाना, फिर उनको जेल कर देना, ये सही नहीं है। ये सोसाइटी में जो आपका डेमोक्रेसी है, जो डिबेट को सपोर्ट करता है, डिफरेंट ओपिनियन को सपोर्ट करता है, उसको कर्व करता है। ओके तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ओके एक तो लीगैलिटी, मोरालिटी, ये क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 4 में आने के पूरे चांसेस है। दूसरा कि जो भी सोशल मीडिया है उसको कितना हद तक रेगुलेशन किया जाना चाहिए, कि ताकि आपका जो लोगों के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो क्रिएटिविटी है लोगों का, जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी है, वो वॉयलेट ना हो। ओके तो ये आर्टिकल और इसके बाद और एक आर्टिकल है, ये दोनों सेम चीज़ों को दर्शाता है लेकिन पर्सपेक्टिव अलग है, तो ये दोनों चीज़ें आप समझ लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिहाज से जो भी इम्पोर्टेंट है वो इसमें मेंशन किया गया है। ओके आईटी एक्ट के बारे में मेंशन किया गया है, आईटी रूल्स के बारे में मेंशन किया गया है। ओके तो ये सभी चीज़ें देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट्स पोजीशन ऑन वल्गैरिटी क्या है, ओके तो ये सभी पास्ट के जो भी केसेस है वो क्या कहती है, ये समझने ज़रूरी हो जाते हैं। ओके तो अभी रणवीर अलाहाबादिया का जो भी कमेंट था, उसने ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी में पूरे आपके हेट फैला दिया हो। ओके इमोरल है ज़रूर, इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सोसाइटी में हेट फैला दिया है, पूरा सोसाइटी ट्रबल में आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया है, तब क्या किया जा सकता है, एक इंसान को पिनलाइज करके जेल भेजा जा सकता है। लेकिन ऐसे चीज़ों में क्या है, आपको सोसाइटी इसको कंडेम करे, क्रिटिसाइज करे, उनको बॉयकॉट करे, यही बहुत है। ओके क्योंकि डिबेट, डिस्कशन, ओके ये सभी चीज़ें डेमोक्रेसी का हार्ट है, तो इन चीज़ों को संजो के रखना होगा। तो अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है डीपर मीनिंग ऑफ डिक्लाइनिंग स्कूल एनरोलमेंट। तो अभी इसमें क्या है, रिसेंटली डेटा शो कर रही है कि आपके गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशली, या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, आपके जो एनरोलमेंट के रेट है वो प्राइमरी एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन में डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका एक डीपर इम्पैक्ट डालेगा हमारे सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है, क्योंकि आज के समय में हम देखें तो इंडिया में क्या है, अभी एक डेमोग्राफिक सर्ज हो रहा है, जिससे हमें एक डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिल रहा है। और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये अगर अच्छी तरह से इसको ट्रेन नहीं किया गया, एजुकेशन नहीं दिया गया, तो ये क्या करेगा, डिज़ास्टर में तब्दील हो जाएगा। और इससे जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने डेमोग्राफिक जो सर्च है, जो डिविडेंड है, उसको इस्तेमाल करके हम एक डेवलप नेशन बन सकते हैं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं हुआ और हम डेवलप नेशन नहीं बन पाए, हाई इनकम नेशन नहीं बन पाए, तो बाद में क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन जब पोर होती जाएंगी तो उनको मेंटेनेंस करने में आपका गवर्नमेंट का कॉस्ट, सोसाइटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा और ये एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के रिगार्डिंग पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम फ्रूट कैसे पा सकते हैं, उसको कैसे और बढ़िया से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमी में, ताकि हम डेवलप देश बन पाए। और अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो कैसे डिज़ास्टर क्रिएट हो सकता है। ओके तो इसी के लिए तो स्किल इंडिया मिशन, ओके ये सभी चीज़ें लाई गई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, डीरेगुलेशन में ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इन सभी जो आपके वर्क फोर्स है इसको इस्तेमाल कर सकें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो बात करता है, ये बात करता है रिगार्डिंग कि एक देश में, एक डेमोक्रेटिक नेशन में, आपके जो रूलिंग पार्टी है उसके ओपोजिट में ओपोजिशन पार्टी का कितना खास रोल रहता है, और जब ओपोजिशन रूलिंग पार्टी के तुलना में वीक हो जाती है तो ये कैसे जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है उसको वीक करता है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें क्या है, हमेशा आपके जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोजिट में अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो भी पॉलिसी है उसको स्क्रूटिनाइज किया जा सके, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, ऑल्टरनेट अच्छी पॉलिसीज़ दी जा सके, और अपोजिशन पार्टी जो पीपल है उसको अवेयर कर सके अबाउट रूलिंग पार्टी। ओके ताकि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो आपका प्रिजर्व रहे, आपका प्रिजर्व रहे और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो।
ओके, तो डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने में अपोजिशन पार्टी का बहुत ही खास रोल रहता है। तो इसी में ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिखाया गया है कि वर्ल्ड के जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस है, ओके, स्पेशली जो पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशंस है, उसमें अपोजिशन पार्टी कैसे रोल प्ले कर रही है और कैसे इंडिया में जो अपोजिशन पार्टी है उनका रोल कैसे डिक्लाइन हो रहा है या फिर कैसे वो वीक हो रहे हैं, कैसे अकाउंटेबल नहीं ठहरा पा रहे हैं रूलिंग पार्टी को, उसी रिगार्डिंग ये बात करता है। तो इसमें देखिए आपको कोई बायस जजमेंट नहीं रखना है, ओके, आपको सिर्फ रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, यही सोच के आंसर को समझना है या पूरा टॉपिक को समझना है। आप इसमें पार्टीज के नाम भी मेंशन किए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप एग्जाम में मेंशन करेंगे और इसको मत कीजिएगा, ओके, आपको रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी के हिसाब से ही लिखना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है चैलेंजिंग द चाइनीज विथ ड्रोन एंड रोबोटिक्स। तो अभी क्या है, चाइना ड्रोन, रोबोटिक, एआई में बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चाइना का जो भी ड्रोन है, रोबोटिक है, एआई टेक्नोलॉजी है, उसको बाकी जो देश है जैसे यूरोपियन यूनियन के देश हो या फिर आपके यूएस जैसे देश हो या फिर अदर एशियन और अफ्रीकन कंट्री हो, ये इसको ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कहीं ड्रोन, चाइनीज़ रोबोटिक्स, एआई देशों में सर्विलियंस ना कर रहा हो या फिर डेटा चोरी ना कर रहा हो। तो इसीलिए अभी इसमें इंडिया के लिए कौन से बेनिफिट है कि इंडिया को बाकी देश ट्रस्ट करते हैं, ओके, और हम जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं वो एथिक्स के बेसिस में डेवलप करते हैं कि एथिकल आपका ड्रोन, एथिकल रोबोटिक्स का एथिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए क्या है, अभी हम चाइना को चैलेंज कर सकते हैं बाय डेवलपिंग आवर ओन इकोसिस्टम फॉर ड्रोन, रोबोटिक्स एंड एआई। तो इसी के बारे में ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इंडिया कैसे इसका फ़ायदा ले सकता है, कैसे अपने पॉलिसी को ओरिएंट कर सकता है और इसी के साथ गवर्नमेंट ने कौन कौन से पॉलिसीज़ अब तक लिए हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हो जाती है। जैसे ड्रोन रूल लिया है 2021, नेशनल रोबोटिक्स पॉलिसी है, तो ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको स्टेप्स टेकन भी पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, तो आप स्टेप टेकन बोल के बॉक्स करके ये स्टेप नीचे लिख सकते हैं। इसी पॉइंट में ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, 1-2 लाइन, ओके। तो आपको सभी चीज़ें 150 और 250 वर्ड के अंदर ही लिखनी होती है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना भी होता है, ओके। बहुत सारा पढ़ लेंगे एग्जाम में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, पढ़िए बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको ऐसे शॉर्ट या समराइज वे में रखिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो बात करता है कि हमारा जो कैमल इकोनॉमी है, स्पेशली राजस्थान में आपका कैमल इकोनॉमी देखा जाता है, तो कैमल की पॉपुलेशन लगातार घटती जा रही है, ओके, क्योंकि अभी मॉडर्न वेज ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है। तो कैमल को क्या है, आपका भार ढोने के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका और भी इस्तेमाल है, जैसे कैमल मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों को अभी भी लार्जर स्केल में आपका एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो ये एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है माइट अगेन राइट। तो आप देख सकते हैं पास्ट के जो हमारे हिस्ट्री है, ओके, आप वर्ल्ड वार वो पहला हो या फिर जो कॉलोनियल समय है या फिर वर्ल्ड वार के सेकंड के बाद हो, कोल्ड वार के समय में हो, तो इसमें क्या देखा गया है, एक माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट देखा गया था, ओके, कि जिसके पास शक्ति है वो जो कहता है वो चाहे अनएथिकल हो, इलीगल हो, नॉट एक्सेप्टेबल हो, फिर भी वो राइट है। मतलब माइट इज राइट, माइट वाज राइट वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी के समय में क्या है, फिर से माइट अगेन राइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो वर्ल्ड में एक रूल बेस्ड ऑर्डर आपका स्टैब्लिश हुआ था, ओके, आफ्टर 1945 और 1991 के बाद जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया था, उसके बाद आपका वर्ल्ड में एक मल्टीलैटरलिज्म आया था, और ये मल्टीलैटरलिज्म लाने में जो हम पढ़ते हैं ना आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें एशियन और अफ्रीकन जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि फिर से जो आपके पावरफुल नेशन है, लाइक रशिया है और यूएसए है, ओके, फिर चाइना एक इमर्जिंग नेशन है, तो ये नेशंस क्या कर रहे हैं, अपने तौर तरीके दूसरों को मनवा रहे हैं, मतलब रूल के हिसाब से हो या ना हो,
लेकिन इनके हिसाब से होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें क्या कर रही है, वर्ल्ड में मल्टीलैटरलिज्म जो है कि सब लोग मिल के एक रूल बेस्ड ऑर्डर में डिसीजन लेंगे, उस चीज़ को ये ख़त्म कर रहा है, जो आपका वर्ल्ड के लिए सही नहीं है। ओके, हमारे जो भी देश है, 200 देश है, इन सभी के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। तो इसको कैसे सही किया जा सकता है, कैसे मल्टीलैटरलिज्म को रिवाइव किया जा सकता है अगेंस्ट माइट अगेन राइट के खिलाफ। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, पास्ट इवेंट्स भी मेंशन किए गए हैं। तो इन फ्यूचर इससे रिगार्डिंग ये चीज़ें आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगेन आप जब भी मल्टीलैटरलिज्म का क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी के समय में आप देख सकते हैं आपका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ओके, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक पॉलिसीज़ देखे जा रहे हैं जो दूसरे देशों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे चाइना का आप साउथ चाइना सी में जो एनक्रोचमेंट है वो देख सकते हैं। फिर आपका रशिया और यूएसए का जो डिस्कशन चल रहा है यूक्रेन के बीच, तो ये क्या है, माइट इज़ राइट ही है। यूक्रेन को कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया गया है कि आप किसको लेके डिस्कशन कर रहे हो, यूक्रेन को लेके, लेकिन यूक्रेन उसमें डिस्कशन में शामिल ही नहीं है। तो ये चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें यूक्रेन का भी इंटरेस्ट हमें देखना ज़रूरी है। तो यूक्रेन का इंटरेस्ट मतलब क्या, स्मॉल नेशंस का इंटरेस्ट, कि सिर्फ जो माइटी नेशन है उसका इंटरेस्ट ही सिर्फ सर्व नहीं करना है, स्मॉल नेशंस का इंटरेस्ट भी सर्व करना है, उनके जो भी पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड भी ओके, ये तो एक ब्रॉडर थीम है। इस थीम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर टेकल कर सकते हैं। सभी चीज़ों को क्या है, एक्सेसिव दिया है हमने। एक्सेसिव क्यों दिया है, क्योंकि सभी चीज़ें लिंक्ड है। आप सभी पर्सपेक्टिव को समझेंगे तभी तो आंसर लिख पाएंगे ना, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, एक पर्टिकुलर टॉपिक को तोड़ मरोड़ के डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका सोशल इम्पैक्ट कभी पूछ लिया जा सकता है, कभी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पूछ लिया जा सकता है, कभी आईआर से कैसे रिलेटेड है वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर गवर्नेंस में ये कैसे रिलेट है वो पूछा जा सकता है। तो इसका कोई भी पहलू पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए सिर्फ आपको एआई ही नहीं समझना है, एआई के डिफरेंट डायमेंशन समझने हैं। और हम क्या करते हैं, अपने डिस्कशन में पूरे डायमेंशंस को रखते हैं, इसीलिए ज़्यादा लंबा हो जाता है ये। ओके, लेकिन लंबा हो, लेकिन अगर ये चीज़ें आपके आउटकम ओरिएंटेड हो, कल अच्छा आउटकम दे, तो ये यही सही है ना। 2 पेज पढ़ने से अच्छा है आप 100 पेज पढ़ें, जो आपका काम आएगा, इससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये अगेन जो फ्री स्पीच के बारे में है, उसी के बारे में बात कर रहा है, जो आपका रणबीर अलाहाबादिया केस है, या फिर जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का शो है उसके रिगार्डिंग। ओके, लेकिन उसी के रिगार्डिंग जो भी आपके चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर, अभी अभी रणबीर अलाहाबादिया का केस क्या है ऐसे सीधा नहीं पूछेगा एग्जाम में। ओके, राइट टू स्पीच को जोड़ के पूछेगा, मॉरलिटी लीगैलिटी को जोड़ के पूछेगा। तो मैंने जो बताया था कि वाई दे टॉक डर्टी, बैड टेस्ट इज़ नॉट अ क्राइम। तो जो बैड टेस्ट है वो एक क्राइम नहीं है, वो इमोरल हो सकता है लेकिन वो क्राइम नहीं है। तो उसके लिए सोशली उसको कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना ही काफ़ी है, जो मैंने अभी थोड़े पहले कहा था, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इज़ इमोरल एट ऑल इलीगल, क्या सभी इमोरल चीज़ें इलीगल है। ओके, तो ये एथिक्स में आपका आ सकता है, इतना लाइन ही पूछ लेगा आपको, इज़ इमोरल एट ऑल इलीगल कमेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इसमें क्वेश्चन ही आ गया है पूरा। ओके, डू वी नो आवर यंग, कि हम क्या अपने जो यंग जनरेशन है उनको जानते हैं कि उनका टेस्ट क्या है। ओके, हु विल डिसाइड व्हाट्स एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, तो क्या कौन डिसाइड करेगा कि क्या एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सोसाइटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए ऐसे चीज़ों को। ओके, हर चीज़ों के बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है। बहुत बड़ा क्राइम है वो सोसाइटी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है, जैसे आपका कोई रेप है, मर्डर है, वो क्राइम, वो तो जुडिशरी है उसके लिए। लेकिन जो मॉरलिटी के चीज़ें हैं ये सोसाइटी को डिसाइड करने देना चाहिए। तो सोसाइटी क्या है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें चले तो अच्छा है। तो ऐसे चीज़ें सोसाइटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। सोसाइटी कंडेम करेगी, सोसाइटी खुद बॉयकॉट करेगी, तो यही क्या है, पनिशमेंट होगा। बाकी हर कोई कुछ भी कहता है तो उसके लिए उसको जेल में डाल दिया जाए तो लोग क्या करेंगे, डरेंगे बात कहने के लिए। ओके, और गवर्नमेंट भी इसका फ़ायदा उठाएगी। तो इसमें क्या है, देश गवर्नमेंट का नहीं है, देश हमारा सबका है। तो हमें सोचना है कि ये चीज़ों को कैसे टेकल करना होगा, हमें वो मैच्योरिटी दिखानी होगी। तो उसी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल बात कर रहा है।
और बहुत हद तक मैं 99% बोल सकता हूँ कि ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉरलिटी, इमोरलिटी, लीगलिटी, इलीगलिटी क्या है, ओके, कितना एथिकल है, ठीक है ना, लॉ के ऊपर एथिक्स का क्या रोल रहता है, ये चीज़ें जीएस पेपर 4 में। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस पेपर 2 में, ओके। फिर आपका सोसाइटी के पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। फिर सोशल मीडिया रेगुलेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। फिर टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या टेक्नोलॉजी कैसे बैन है या बून है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है कि कैसे आपका जो अर्थ है, अर्थ में मीन्स हमारा जो आपका देश है, ओके, या फिर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें कैसे मल्टीलैटरलिज्म श्रिंक हो रहा है, कैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म आ रहे हैं, कैसे जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट चल रहे हैं डोनाल्ड साहब के चुन के आने के बाद, फिर कैसे री नेगोशिएशन हो रहा है। तो अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी ना, उसी का ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपको देता है। तो क्यों इसको इसमें हमने ऐड किया, ताकि आपको और एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो। अगेन मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में बात किया जा रहा है कि ट्रम्प्स डिसरप्शन एंड द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि ट्रम्प साहब डिसरप्शन तो कर रहे हैं, मल्टीलैटरलिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपका आईसीसी को कंडेम करना या फिर डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करना। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती है कि रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन साइड बाय साइड ये भी देखा जा रहा है कि वर्ल्ड में आपके डिफरेंट नेशंस एमर्ज हो रहे हैं, चाइना एमर्ज हो रहा है, ओके, फिर आपका इंडिया एमर्ज हो रहा है, साउथ अफ्रीका एमर्ज हो रहा है, ब्राज़ील एमर्ज हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, आपके यूनिलैटरलिज्म की जगह एक मल्टीलैटरलिज्म को एंश्योर करेंगे। मल्टीलैटरलिज्म खत्म नहीं हो जाएगा, या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड, ओके। मल्टीपोलर और मल्टीलैटरलिज्म एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब वर्ल्ड मल्टीपोलर होगा मतलब डिफरेंट पावर्स रहेंगी, तो या वो क्या करेंगी, एक साथ आएंगी, मल्टीलैटरलिज्म को एंश्योर करेंगे कि भाई जो भी चीज़ें हम करेंगे उसमें हम सभी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहना चाहिए, ओके। तो यूनिपोलर वर्ल्ड होता है जब एक सिर्फ सिंगल पावर फुल नेशन होता है जिसके हिसाब से पूरा वर्ल्ड चलता है। बाइपोलर हो गया जब दो पावर के हिसाब से चलता है। तो दोनों ही सही नहीं है, यूनिपोलर तो एकदम ही सही नहीं है, बाइपोलर थोड़ा बहुत सही है, लेकिन मल्टीपोलर सबसे ज़्यादा सही है, और मल्टीलैटरलिज्म इसका आउटकम है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इन चीज़ों में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डी रेगुलेट ईज बिजनेस ब्रीथिंग। तो अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में ही इसमें बात किया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोवाइड करना है, बिजनेस करने में ईज प्रोवाइड करना है, सहूलियत प्रोवाइड करनी है, ताकि क्या किया जा सके, देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। तो अगेन इसमें डीरेगुलेशन के बारे में बात किया जाएगा, ओके। फिर लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात किए जाएंगे, और टैरिफ के जो स्ट्रक्चर है उसको जस्टिफाई किया जाना, आपका जुडिशियस टैरिफ होना होगा, उसके बारे में बात किया जाएगा। फिर एक्सपोर्ट को कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे हम एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये जो भी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है, और स्पेशली इसमें एक्सपोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है कि कैसे हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं, और चीज़ें वर्ल्ड में डिफरेंट नेशन में एक्सपोर्ट करके उससे मुनाफा ले सकते हैं, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं, ओके। तो यही आज का आखिरी आर्टिकल था। तो इसी के साथ आज का जो भी डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो हमसे जुड़े रहिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके जो प्रिपरेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सके। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।